गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 9 के चैप्टर 2 के अंतर्गत हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। यह आपके सब्जेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे ध्यान से जानने की आवश्यकता है। और इस भाग के अंतर्गत सबसे पहले हम ये जान लें कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और इस क्षेत्रफल के अंतर्गत कई सारी भू आकृतियाँ सम्मिलित हैं। मुख्यतः इसमें 6 प्रकार की भू आकृतियाँ शामिल हैं: हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड। सिलसिलेवार हम लोग एक एक कर सभी के बारे में जानेंगे, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इन भू आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ। आज जो हमें समतल मैदान देखने को मिलते हैं या पठारी भाग देखने को मिलते हैं या पर्वतीय भाग देखने को मिलते हैं, तो आखिर इनका निर्माण किन क्रियाओं के उपरांत संभव हुआ, ये सर्वप्रथम जानने की आवश्यकता है। तो इसके प्रमुख कारण हैं वेदरिंग, रॉक। हम लोग देखते हैं कि रॉक, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। अलग अलग तरीके के चट्टानें जो हैं, अलग अलग रंग की चट्टान, अलग अलग टेक्सचर की चट्टानें अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उसमें अर्थात भिन्नताएं होती हैं विभिन्न एरिया में जो चट्टानें होती हैं। इरोजन के उपरांत भी भू आकृतियों में बदलाव आता है, जो सॉइल इरोजन होता है। और जहाँ पर सॉइल डिपोजिशन होता है एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, वेदरिंग के द्वारा, तो इससे भी आपका भू आकृतियों में, स्थलाकृतियों में, लैंड फॉर्म्स में चेंजिंग आते हैं। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भू आकृतियों में बदलाव किन क्रियाओं के उपरांत आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जाने एक प्लेट थ्योरी के बारे में, टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत के बारे में। यहाँ उसको जानने से पहले हम लोग ये देखें कि पृथ्वी पूर्व में एक पेंजिया, एक स्थल भाग था जिसका नाम था पेंजिया, और वो चारों ओर जल भाग से घिरा हुआ था। चारों ओर उसके जल भाग थे जिसे पेनिनथासा के नाम से जानते हैं। कालांतर में भूगर्भिक क्रियाओं के उपरांत ये पेंजिया 2 भागों में टूटकर एक दूसरे से अलग हो गए। ऊपर का जो हिस्सा बना, अर्थात दक्षिणी भाग जो बना, उसको हम लोग अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। और जो निचला अर्थात दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी भूभाग जो निर्मित हुआ, उसे हम लोग गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। और इस गोंडवाना लैंड में आपका इंडिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वहीं अंगारा लैंड की बात करें तो इसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के शेष भाग भी आते हैं। ये आपका अंगारा लैंड में कई मिलियंस ईयर आफ्टर, कुछ वर्षों के बीतने के बाद फिर से ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के करीब आने लगी। और करीब आने से जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो उसको हम लोग कन्वर्जेंट कहते हैं। वो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती है एक दूसरे के करीब, जब पैरेलली जब एक दूसरे के करीब आते हैं। और एक दूसरे के जब 2 प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसको हम लोग डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। और एक और होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिससे एक पैरेलली एक दूसरे को क्रॉस करके आगे बढ़ जाती हैं। तो ये 3 बातें हैं, एक कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म।
कन्वर्जेंट में एक दूसरे के करीब आती हैं, डाइवर्जेंट में एक दूसरे से दूर जाती हैं, और वहीं ट्रांसफॉर्म में एक दूसरे को क्रॉस करके आगे निकल जाती हैं। यहाँ देखेंगे कि कन्वर्जेंट बाउंड्री अर्थात जब एक दूसरे के करीब जब ये दो प्लेटें फिर से आने लगी, तो यहाँ पर एक बीच में सागर था जिसे हम टेथिस सी के नाम से जानते हैं, और वहाँ जब दो प्लेटें आपस में आई करीब, तो वहाँ जो सॉइल था वो ऊपर की ओर उठ गया, जिसको हम लोग फोल्डिंग बोलते हैं। ये कन्वर्जेंट के द्वारा ये फोल्डिंग माउंटेन सिस्टम बना, जिसको हम लोग हिमालयन माउंटेन के नाम से जानते हैं। और एक जब ये डाइवर्जेंट होता है तो उसमें दरार आती है, अर्थात फॉल्टिंग उसको हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं। तो आगे हम लोग देखें कि ये प्लेटें जब फिर से जो एक दूसरे के करीब आई, तो यूरेशिया और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो हैं वो एक दूसरे के करीब आए, और करीब आने से टेथिस सी में जो सॉइल था उसके उभरने से इस हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण माना जाता है। अब हम लोग इसकी उत्पत्ति के बारे में जानने के उपरांत अब हम लोग उसके विस्तार के बारे में जानेंगे कि इसका जो विस्तार है वह किस रूप में है, किस दिशाओं में है, उन सभी के बारे में एक कर जानते हैं। तो सर्वप्रथम ग्रेटर हिमालय जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जिसको हम लोग इनर हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और इसके उत्तरी भाग में ट्रांस हिमालय का भाग आता है, जिसमें आपका काराकोरम, लद्दाख, कैलाश रेंजेज अर्थात ये श्रेणियाँ आती हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। तो ग्रेटर हिमालय से जस्ट नीचे अर्थात दक्षिण की ओर लेसर हिमालय है, उससे नीचे शिवालिक की श्रेणियाँ हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने ग्रेटर हिमालय के बारे में। इसका जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, और इसके ऊपर की चोटियों से जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि, ये 12मासी अर्थात पेरिनियल रिवर्स हैं। यहाँ 12 मास ये बहने वाली नदियाँ हैं। आगे हम लोग देखते हैं लेसर हिमालय के बारे में। इसका विस्तार ग्रेटर हिमालय के दक्षिण की ओर है। इसकी हाइट 3700 मीटर से लेकर 4700 मीटर तक है, जबकि इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इसमें वैली, टूरिस्ट प्लेसेस लाइक कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू ये सब शामिल हैं। तो वैली किसको कहते हैं? ये जो यहाँ वैली जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग वैली कहेंगे। जैसे ये भाग हो गया तो ये आपका वैली हो गया, ये आपका पीक हो गया। तो इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वगैरह वैली शामिल हैं जो काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इसके अंतर्गत इस लेसर हिमालय के अंतर्गत पीरपंजाल, धौलावीरा, महाभारत जो कि नेपाल में है, पीरपंजाल आपका कश्मीर में है, जबकि धौलाधर आपका हिमाचल के अंतर्गत आता है। तो अभी आपने जाना लेसर हिमालय के बारे में। अब हम लोग जानते हैं हिमालय के एक और भाग शिवालिक के विषय में। ये आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, बाह्य हिमालय भी इसको हम लोग कहते हैं। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, जबकि ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक है, और ये काफ़ी फर्टाइल हिस्सा माना जाता है। एलुवियल सॉइल, इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशन होते हैं,
काफ़ी उपजाऊ भूभाग माना जाता है। ये हिमालय का सबसे निम्न भाग है, निचला हिस्सा है। और इस भाग में दुन्स भी हैं, दुन्स हैं। ये जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये जो भाग हो गया आपका, इसको हम लोग दुन्स कहते हैं। जैसे कि आपका देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब भाग आपके इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे रिवर सिस्टम के आधार पे हम लोग हिमालय का विभाजन करते हैं। तो 3 रिवर सिस्टम का निर्माण यहाँ से होता है, एक इंडस, एक सतलज और एक गंगा। तो तीनों रिवर सिस्टम के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखें कि इंडस और सतलज के बीच में जो भूभाग है वो पंजाब हिमालय है, जबकि सतलज और काली के बीच में जो भूभाग है, जो पर्वतीय भाग है, वो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय क्षेत्र है वह नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, जबकि तीस्ता और दिहांग के बीच में जो पर्वतीय भाग है वह असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो दिहांग है, दिहांग के बाद यहाँ से यह पूरब की ओर मुड़ गई है। यह पर्वत सिस्टम जो है, हिमालय प्रणाली जो है वो पूरब की ओर मुड़ गई है, और यह भाग पूर्वांचल हिमालय या ईस्टर्न हिल के नाम से जाना जाता है। इसमें पटकई, नागा, मिजो और मणिपुर जैसे हिल्स शामिल हैं। यहाँ आपका इस भाग में सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि सैंडस्टोन के बने होते हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके घने जंगल भी पाए जाते हैं इस भाग में, इस पूर्वांचल श्रेणियों में, ईस्टर्न हिल्स के क्षेत्र में। तो अभी हमने हिमालय पर्वत की प्रणाली के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। भारत का जो उत्तरी मैदान का जो भूभाग है उसके विषय में अब हम लोग जानते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ यहाँ देख लें कि उससे पहले ये जो यहाँ से नदियाँ उतरी, ऊपर से यहाँ से नदियाँ उतरी और इस भाग में जो एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन हुआ और इसको हम लोग ये सब इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा, तो ये काफ़ी फर्टाइल मानी जाती है, उपजाऊ मानी जाती हैं। ये उत्तर भारत का जो मैदान है 2400 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक है और इसका जो क्षेत्रफल है वह लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ हम देखें सबसे पहले इंडस सिस्टम के बारे में। ये वेस्टर्न पार्ट में अवस्थित है, जिसमें आपका पंजाब प्लेन्स और इसका अधिकांशतः हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में शामिल है। सिंधु नदी तंत्र का जो मैदानी भाग है वो, उसका जो पश्चिम वाला हिस्सा है वो पंजाब और पाकिस्तान में स्थित है। गंगा का जो मैदानी भाग है वह पूर्वी भाग में फैला हुआ है और घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में यह मैदानी भाग पाया जाता है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं। अब
यहाँ एक और जानने वाली बात है इस ट्राइब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में, उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ संक्षेप में कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है उसका जो मैदानी भाग है वह पूर्वोत्तर भागों में स्पेशली फैला हुआ है, जो कि असम राज्य के अंतर्गत आता है। पूर्वोत्तर राज्यों में इसका मैदानी भाग विस्तृत है। अब हम लोग जान लें थोड़ा सा ट्राइब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में कि ट्राइब्यूटरीज किसको कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज किसको कहते हैं। तो सपोज ये नदियां हैं और इसमें आके छोटी छोटी नदियां मिल रही हैं, तो इनको हम ट्राइब्यूटरीज कहेंगे। वहीं यदि यहाँ से कोई नदी निकल रही है ये बाहर की ओर इन नदियों से, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि शिवालिक श्रेणियाँ जो हैं हिमालय का, जो कि सबसे लोअर पार्ट है हिमालय का, और यहाँ से नदियों के द्वारा नदियाँ जो निकलती हैं ऊपरी भाग से और अपने साथ यहाँ सॉइल का डिपोजिशन कर रही हैं, तो इसको हम लोग भावर के नाम से जानते हैं। और इसके आगे वाला हिस्सा जो जस्ट होता है उसको तराई के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी मार्शी होता है, स्वैम्पी होता है और वेटलैंड होता है। यहाँ पर काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं। तो ये जो आपका तराई वाला हिस्सा है वह भावर के दक्षिण का हिस्सा है। अब एलुवियम के बारे में जाने कि एलुवियम भी दो प्रकार के होते हैं, जलोढ़ दो प्रकार के, एक ओल्ड होते हैं एक न्यू होते हैं। तो जो ओल्ड एलुवियम हुआ वो भांगर हो गया, जबकि न्यू एलुवियम को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। अब ये भांगर के ही अंतर्गत कुछ दानेदार कंकड़ होते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में लोग कंकड़ कहते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, काफ़ी फर्टाइल माना जाता है, इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। एक और बिंदु यहाँ पर आता है, दो नदियों के बीच का जो भूभाग होता है उसको दोयाब कहते हैं। दो मीन्स टो और आब मीन्स पानी, ये दो नदियों का बीच का हिस्सा होता है। अब हम लोग भारत के प्रायद्वीपीय भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत प्रायद्वीप की जो डेफिनेशन होती है कि जो भूभाग तीन दिशाओं से जल से घिरा हो। तो उधर हम लोग देख रहे हैं कि पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, पश्चिमी भाग में अरबियन सी है, जबकि ये जो दक्षिणी भाग है वो इंडियन ओशन का है। तो तीन ओर से जल क्षेत्र से हमारा देश घिरा हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय जो पठार हैं वहाँ राउंडेड, यहाँ जो हिल्स पाए जाते हैं वो राउंडेड होते हैं। इस प्रायद्वीपीय भाग की विशेषता है, फीचर्स है कि ये राउंडेड होते हैं, और इसका जो वैली वाला पार्ट होता है वो काफ़ी शैलो होता है। अब ये पेनिनसुला प्लेटू जो है आपका दो भागों में बांटा गया है इसको, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पहले हम लोग जाने कि ये क्या है, किस भाग में अवस्थित है। तो ये नर्मदा नदी के ये भारत का हिस्सा है, और यहाँ बीच में नर्मदा नदी है, और उसके उत्तर में ये सेंट्रल हाईलैंड आपका अवस्थित है।
और अरावली पर्वत जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, जिसकी उत्पत्ति काफ़ी पुरानी मानी जाती है। तो राजस्थान और एमपी का जो हिस्सा है वो आपका इसके अंतर्गत आता है। इसकी विशेषता है कि ये इसका जो पश्चिमी भाग है वो काफ़ी ऊंचा है, जबकि जो ईस्टर्न पार्ट है वो डाउन है, लोअर है। और वेस्टर्न पार्ट जो है ऊंचाई के साथ साथ ब्रॉडर भी है, ज़्यादा चौड़ा है। ईस्टर्न पार्ट कम चौड़ा है अर्थात नैरो है, सकरा है। ईस्टर्न साइड में, इसके ईस्टर्न साइड में बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र स्थित हैं। और इसके इन दोनों के ईस्ट में, बुंदेलखंड और बघेलखंड के ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेटू अवस्थित है, जिसमें झारखंड में जो पठारी क्षेत्र अवस्थित है, जिसको हम लोग छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ये नॉर्थ ईस्ट को सेंट्रल हाईलैंड से डिवाइड करता है आपका छोटा नागपुर प्लेटू। अब आगे हम लोग देखते हैं डेक्कन प्लेटू के विषय में। इसका जो शेप है, सबसे पहले शेप के बारे में जाने तो ये ट्रायंगुलर है और यह नर्मदा के दक्षिणी भाग में स्थित है। जहाँ सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा नदी के उत्तर भाग में अवस्थित था, वहीं यह भाग नर्मदा के दक्षिण में है। और यहाँ पर इसका जो ईस्ट वार्ड, ये पूर्व की ओर यह फैला हुआ है, जिसमें महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स और मैकाल हिल्स ये चोटियाँ अवस्थित हैं। और ये भी पश्चिम में काफ़ी ऊंचा है, जबकि इसके पूर्वी भाग जो है काफ़ी निम्न है, लोअर है ऊंचाई में। और फ्लो ऑफ रिवर इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं इनका बहाव, ये तो स्वाभाविक सी है कि पूर्व की ओर ढलान का क्षेत्र है, तो पश्चिम से जो नदियाँ आती हैं वो पूर्व की ओर जाती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब। और इसका भी वेस्टर्न पार्ट जो है ज़्यादा चौड़ा है, जबकि ईस्टर्न पार्ट नैरो है। इसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मेघालय और दूसरी जो प्लेटू हैं उस कार्बी एंगलोंग जैसी श्रेणियाँ अवस्थित हैं। गारो, खासी, जयंतियाँ जो मेघालय में हैं वो सब इस डेक्कन प्लेटू के पूर्वी भाग में अवस्थित हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लें हम लोग। तो यहाँ एक चित्र के माध्यम से समझने में हम लोगों को आसानी होगी कि यहाँ जो वेस्टर्न घाट है, इस पार्ट को हम लोग वेस्टर्न घाट कहेंगे। और वेस्टर्न घाट का जो हिस्सा है वह आपका यहाँ मुंबई और गोवा के बीच का जो भाग है उसमें आपका इसको कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इसकी विशेषता इस वेस्टर्न घाट की है कि ये कंटिन्यूअस है। इसमें ये टूटे हुए या इरेगुलरिटीज और पासेस वगैरह का अभाव है। और इस भाग की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाई मुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह अन्नामलाई पर्वत की चोटी है, अनाई मुड़ी, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अब हम लोग देखें पूर्वी घाट के विषय में। पूर्वी घाट के विषय में देखें तो इसमें इस भाग में काफ़ी इरेगुलरिटीज, पासेस, लोलैंड्स
देखने को मिलते हैं, जिसके चलते अधिकांशतः नदियों का जो बहाव है वह पूरब की ओर देखने को मिलता है यहाँ। और इस भाग का सबसे जो ऊंची चोटी है वह महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। यहाँ पश्चिमी घाट की एक और फीचर हम लोग जान लें कि यहाँ रॉक्स के टूटने से एक मिट्टी का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक सॉइल। और यहाँ पर कपास की खेती काफ़ी अधिक होती है महाराष्ट्र कर्नाटका के भाग में। तो यहाँ अब आगे हम लोग देखेंगे जो भारत का तटीय हिस्सा है उसके विषय में अब हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक चित्र के माध्यम से कि विभिन्न तटों को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ सबसे पहले पश्चिमी घाट, अभी हमने बताया था कि ये जो मुंबई और गोवा के बीच का भाग है वो कोंकण तट कहलाता है, और उससे नीचे का जो हिस्सा है वो कन्नड़ प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। ये तटीय मैदानी भाग है, और उसके नीचे मालाबार कोस्ट है, जबकि ये पूर्व साइड में जो पूर्वी तट है उसमें ये इसको नॉर्दर्न सरकार के नाम से, उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, और उससे नीचे का जो हिस्सा है वो कोरोमंडल तट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंडियन डेजर्ट के विषय में। थार डेजर्ट के बारे में आपने सुना ही होगा। इसका फीचर्स क्या है? ये ड्राई होता है, अर्थात शुष्क है, सैंडी है, यहाँ लो रेनफॉल होते हैं, बिलो 150 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो सीजनल हैं, 12 मासी नदियाँ नहीं हैं, और वहाँ की जो प्रमुख नदी है वो लूनी नदी है। अब एक नज़र हम लोग ज़रा कोस्टल प्लेन पर डाल देते हैं। कोस्टल प्लेन ये जो पूर्वी तट का हिस्सा है, उड़ीसा यहाँ पर है। यहाँ ये भारत का सबसे सॉल्टी लेक, खारा झील जो है वो अवस्थित है, जिसको हम लोग चिल्का लेक के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया इंडियन डेजर्ट के विषय में। और अब हम लोग देखेंगे आइलैंड के विषय में, इंडियन आइलैंड। तो ये 2 समूहों में बटा हुआ है, जिसको लक्षद्वीप पहला और दूसरा अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ एक और बहुत इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है, यहाँ पर इस लक्षद्वीप में एक और छोटा सा द्वीप है, पीटी आइलैंड इसको बोलते हैं, जहाँ पर लोग तो नहीं रहते पर वहाँ एक बर्ड सेंचुरी डेवलप्ड है, उसका नाम है पीटी आइलैंड। कई बार एक परीक्षाओं में ये पूछा गया है। अंडमान निकोबार ये बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह क्षेत्रफल में लक्षद्वीप से बड़ा है, और यह अंडमान निकोबार 2 भागों में बंटा है, एक अंडमान और दूसरा निकोबार। अंडमान निकोबार की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो इक्वेटर के थोड़ा सा करीब है, जिसके चलते वहाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है, विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी कावरती है, और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा। पूर्व में इसे लाखाद्वीप और मिनिकॉय के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर कोरल पोलिप पाए जाते हैं, अर्थात ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट जो उनके स्केलेटन में होता है
वे एक दूसरे के करीब आते हैं। जब वो मरते हैं, वो पॉलिप जब मरते हैं तो वे एक साथ जमा होते हैं, एक दूसरे से एक साथ इकट्ठे होते हैं और वो एक लैंड पार्ट का निर्माण करते हैं। करीब लाखों करोड़ों वर्ष इस प्रक्रिया में लगता है। तो यही आपका कोरल पॉलिप्स है और ये लक्षद्वीप में आपका कोरल पॉलिप पाया जाता है। यहाँ कुछ और बात अंडमान निकोबार के बारे में जाने कि अंडमान निकोबार में फ्लोरा, फौना, वनस्पति जात और प्राणी जात काफ़ी सारे पाए जाते हैं। और अंडमान निकोबार का जो हिस्सा है वो समुद्र का उभरा हुआ हिस्सा होता है। वहाँ अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है, बैरन आइलैंड जिसको हम लोग जानते हैं, वो एक्टिव वोल्केनो वाला क्षेत्र है। और अंडमान और निकोबार को दो भागों में जो बांटने वाली रेखा है वह 10 डिग्री लेटीट्यूड, 10 डिग्री लेटीट्यूड अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से विभक्त करती है। तो आज के पाठ में इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकारी काफ़ी रोचक महसूस होगी। कुछ सुझाव हों तो ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।